अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, तो हमने बात करनी है एक टॉपिक की जिसका नाम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास पेज नंबर 5 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आप आ जाएं पेज नंबर 6 के ऊपर। ये एक चार्ट मौजूद है, तो इस चार्ट को डिस्कस कर लेंगे तो वो बाकी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। इसको हम डिस्कस करेंगे नीचे से, यानी यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको बताया कि जो मैटर होता है उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो एटम होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन एटम को भी जब अंदर से देखा जाता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो दीज आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब तो खैर साइंस इतना आगे पहुंच चुकी है कि ये भी पता लगा है कि ये खुद और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। खैर, इस पॉइंट तक अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है। हमने बात करनी है लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है और फिर कितना कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो एटम जो है ये नॉन लिविंग मटेरियल का जो है वो बेसिक यूनिट होता है, यानी मैटर का जो है ये बेसिक यूनिट होता है, और एटम खुद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जाम्पल है। एटम के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या होता है, जब कुछ एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल क्या है? सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। थोड़े से ज़्यादा एटम्स मिल गए तो ये बन गया ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12 और O6। देखें, ये है बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, ये कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पर नहीं दिया हुआ ये कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। पहले आप पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन आप सिंपल समझ लें कि सिंपल मॉलिक्यूल मिलके मेजर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। और ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो बेसिकली हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, दिस इज डीएनए। डीएनए जिस तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल है वो कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं आपको इस पेज के ऊपर लेके जाऊं तो एटम हो गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, यूनिट ऑफ एलिमेंट, वो बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक वो होगा जिसके अंदर कार्बन होगा, ऑर्गेनिक वो होगा कि जिसके अंदर कार्बन होगा मेन एलिमेंट, ठीक है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कर रहा हूँ। छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है। और ये छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट बना होता है शुगर से, लाइक ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है, और ये बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल जाएंगे तो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। सिमिलरली लिपिड्स बनता है इन 2 से, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पूरा चैप्टर 2 इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। सिमिलरली जो प्रोटीन है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये जिन छोटे मॉलिक्यूल से बनता है उन्हें अमाइनो एसिड कहते हैं। जो डीएनए और आरएनए हैं वो बनते हैं इनसे, प्यूरिन से और पायरिमिडीन से, तो ये कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन हो जाए, प्रोटीन जो है वो लिपिड के साथ कंबाइन हो जाए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ कंबाइन हो जाए, जब ये डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो बनाएंगे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई ख़ास फंक्शन होगा। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कोई ख़ास फंक्शन होता है सेल के अंदर, वो कहलाता है ऑर्गेनल। तो आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का ऑर्गेनल है। क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है ग्लूकोज को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे आप कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट इस तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। तो ये एक ऑर्गेनल है। क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। सिमिलरली न्यूक्लियस एक बड़ा ऑर्गेनल है और ये बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, मैक्रो मॉलिक्यूल से, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर होता है, सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली हो क्या रहे, पार्टिकल्स मिले तो एटम बना, एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल मिले तो मेजर मॉलिक्यूल बना मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल मिले तो ऑर्गेनल बना। अब ऑर्गेनल्स जब मिल जाते हैं तो एक यूनिट बनता है जिसे आप कहते हैं सेल, और यहाँ से स्टार्ट होती है लाइफ। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
तो माइटोकॉन्ड्रिया मिला दिया आपने क्लोरोप्लास्ट के साथ, क्लोरोप्लास्ट को रखा न्यूक्लियस के साथ, इसके अलावा आपने राइबोसोम रखे, गोल्जी बॉडीज रखी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा और सबको पैक कर दिया एक अदद मेम्ब्रेन में। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कहलाता है सेल। चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी मैं बताऊंगा कि सेल के होने के लिए 3 चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। एक ये आउटर मेम्ब्रेन जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक ये अंदर वाला स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये कंट्रोल सेंटर होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम है बाउंड्री बनाना, चीज़ों को बाहर जाने से रोकना। न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल सेंटर, और इनके दरमियान ही जितना भी मटीरियल है दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर वो तमाम मशीनें होती हैं जो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो ये 3 चीज़ें जब मौजूद होती हैं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को सेल का नाम देते हैं। तो ये सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। अब हम सेल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, लाइक अमीबा, उसमें है ही एक सेल, पैरामीशियम एक ही सेल है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एक सेल से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। अब उन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, एक जैसे सेल, मिलते जुलते सेल जो है ना, वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि एक प्रॉपर फंक्शन कर सकें, ये कहलाता है टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, इस तरह का ये एक और सेल है, ये मिल गया इसके साथ, इस तरह का ये एक और सेल है, इस तरह का ये एक और सेल है, ये इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। ये सिमिलर सेल्स हैं जो कि एक कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं, सिमिलर मिलते जुलते सेल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, तो ये एपिथेलियल टिश्यू बन जाता है। सिमिलरली नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, लाइक न्यूरॉन्स होते हैं, और एक और तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। फिर न्यूरॉन्स के अंदर डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, तो ये सारे मिलकर जब काम करने लगते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम इसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। मसल के अंदर अगर आप जाके देखें तो मसल फाइबर जो हैं वो मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ब्लड के अंदर अगर आप देखें तो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं जो मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू जो है ये बनता है सिमिलर सेल से, एक ग्रुप है सिमिलर सेल का जो कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं और वो कोई एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं, कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गन। जैसे कि स्टमक एक ऑर्गन है। अब ये जो स्टमक है इसके अंदर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन तो है, जो डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन उनका टारगेट एक होता है, वो क्या है, वो डाइजेशन है। फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर मसल्स मौजूद हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यू हो गया, ठीक है, इसका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, साइज़ को छोटा या बड़ा करना। सिमिलरली इसके अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं, उनका काम क्या है, कोई ना कोई सीक्रेशन जो है वो रिलीज़ करना, जैसे कि आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। सिमिलरली कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के हैं, ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका टारगेट एक है और वो क्या है, डाइजेशन। बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलकर काम करते हैं किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, कोई एक बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो ऑर्गन्स मिलाकर बनाते हैं सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्टमक जो है उसको उससे ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ आप जोड़ दें जिसका नाम है एसाफेगस, उसको उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दें जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा लिवर है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर है। तो ये तमाम ऑर्गन्स वो हैं कि जो अलग अलग तरह के हैं, बट इनका जो मेन टारगेट है वो है फूड की डाइजेशन, यानी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करना। तो ये सारे मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज़ की एक और एग्जांपल जो यहाँ दी हुई है वो है ब्रेन। ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, बट ब्रेन जो है वो उसका मेन जो टारगेट है वो है कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ब्रेन को अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला दें और जो बाकी नर्व्स मौजूद होती हैं उनके साथ मिला दें तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसे आप नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, अब इससे ऊपर अगर हम आए तो सिस्टम तक हम बात कर चुके हैं। अब सारे सिस्टम को अगर मिला दिया जाए तो सिस्टम्स को मिलाने के बाद जो बड़ा एक पार्टिकल, बड़ा एक यूनिट बनता है वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म। आपने नर्वस सिस्टम को मिला दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम को मिला दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, ये इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम जोड़ दिया आपने तो आपके पास एक वजूद बन गया जिसे आप कहते हैं वन ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग होता है। यहाँ तक की बात तो बहुत सारे लोगों को पता होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर की जो कहानी है ये थोड़ी सी मुश्किल है समझने के लिए। ये पहली बार शायद आपने वर्ड सुने हो या सुने हो लेकिन समझ ना आया पहले। तो अब
एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन गया। फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर आपने डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम्स को मिलाया तो एक इंसान बन गया, ठीक है। अब इससे ऊपर का जो ग्रुप आता है वो आता है स्पीशी का। स्पीशी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। यानी जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो फर्टाइल होंगे, यानी वो आगे रिप्रोडक्शन के काबिल होंगे, जनरेशन बढ़ाने के काबिल होंगे। तो एक इंसान एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सारे इंसानों को मिला दिया आपने, अब ये जो पूरा ग्रुप बन गया कि जिसके अंदर इंसान ही इंसान है, ये ग्रुप कहलाता है स्पीशीज़। क्या है ये? सिमिलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, यहाँ के इंसान और किसी भी दूसरे मुल्क के इंसानों के फीचर्स बहुत सिमिलर हैं, कुछ माइनर से डिफरेंसेस होंगे। नंबर 2, आपस में रिप्रोडक्शन अगर करें तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। एंड नंबर 3, वी हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हम सारे इंसान मिलाकर बनते हैं एक स्पीशी। अच्छा, अब एक स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं जो कि एक एरिया में रह रहे होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले जो इंसान है, ठीक है, या कराची में रहने वाले जो इंसान है, तो सारे इंसान, सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूँ, तो एक स्पीशी के मेंबर जो एक एरिया में रह रहे होते हैं वो कहलाती है पॉपुलेशन। तो एक जगह की पॉपुलेशन दूसरी जगह की पॉपुलेशन से कुछ हद तक डिफरेंट होती है। कराची में रहने वाले लोग लाहौर में रहने वाले लोगों से डिफरेंट है, ऑल्दो हम एक स्पीशी हैं, बट स्पीशी के मेंबर्स जो किसी एक एरिया में रह रहे होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन। सिमिलरली इवन कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट एरिया के रहने वाले लोग, लियाकताबाद के रहने वाले या गुलशन के रहने वाले या DHA के रहने वाले लोग दूसरे एरिया से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो यूनिट है कि जिसके अंदर एक ही स्पीशी के मेंबर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं वो कहलाता है पॉपुलेशन। अभी तक हम एक स्पीशी की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल गुलशन में रहने वाले जितने इंसान हैं वो तमाम इंसानों की पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप गुलशन में रहने वाले इंसानों को गुलशन में रहने वाले डॉग्स के साथ, गुलशन में रहने वाली कैट्स के साथ जोड़ दें, अब यहाँ पर एक पॉपुलेशन नहीं है, एक पॉपुलेशन इंसानों की हो गई, एक पॉपुलेशन डॉग्स की हो गई, एक पॉपुलेशन कैट्स की हो गई, फिर वहाँ पर जितनी भी तरह के प्लांट्स हैं उनकी सारी पॉपुलेशन को कंबाइन कर दें तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन जब एक एरिया के अंदर रह रही होती हैं तो वो कहलाती है कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में ये फ़र्क है कि पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम एक स्पीशी की बात कर रहे होते हैं। इंसानों की बात करेंगे तो वो इंसानों की पॉपुलेशन है, डॉग्स की बात करेंगे तो डॉग्स की पॉपुलेशन है, किसी प्लांट की बात करेंगे तो वो प्लांट की पॉपुलेशन है। अगर किसी एक एरिया के अंदर रहने वाली सारी पोल्यूशंस को हम सारी पॉपुलेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो नाउ दिस इज़ नोन एज अ कम्युनिटी। अभी तक हम लिविंग की बात कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स सब लिविंग है। अगर आप तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को वहाँ के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जोड़ देंगे, वहाँ की हवा के साथ, वहाँ के टेम्परेचर के साथ, वहाँ के पानी के साथ, अब ये कहलाएगा इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी और उसके साथ जो नॉन लिविंग है इसको मिलाकर हम कहते हैं इकोसिस्टम। और तमाम इकोसिस्टम को अगर आप जोड़ दें, इकोसिस्टम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन का इकोसिस्टम है। पानी के अंदर फर्दर टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर के अंदर फर्दर टाइप है, पॉन्ड अलग है, लेक अलग है, रिवर अलग है। समंदर के अंदर जो है वो ओशियन अलग है, सी अलग है। सिमिलरली ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट अलग है, डेजर्ट अलग है। तो सारे इकोसिस्टम को जब आप मिला देते हैं तो वो यूनिट कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो है कि जिसमें लाइफ है, बायोस्फीयर से बाहर कोई लाइफ नहीं है। बायोस्फीयर कहते हैं किसे हैं? बेसिकली ये जो सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, इससे कुछ किलोमीटर ऊपर, ठीक है, और कुछ किलोमीटर अंदर, ये वो एरिया है कि जहाँ पर लाइफ है, इसके बाहर कोई लाइफ मौजूद नहीं है। तो दिस एरिया इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं अर्थ के। तो ये थी क्लासिफिकेशन जिसे आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, इस पर हम बात कर चुके थे कि एटम जो है वो बेसिक यूनिट है एलिमेंट का, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, एटम कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है। आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बता चुका हूँ, मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, जब मैक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं तो पहले बनता है ऑर्गेनल, ठीक है, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। ऑर्गेनल मिलते हैं तो बनता है एक सेल, सेल्स मिलते हैं सिमिलर तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ये एग्जांपल आपको मिल जाएंगी, नर्वस टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड है, जाइलम टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर पानी पहुंचाने का काम करता है। ऑर्गन में ब्रेन की एग्जांपल ले लें, स्टमक की एग्जांपल ले लें, इंटेस्टाइन की एग्जांपल ले लें। उसके अलावा बनता है ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या टॉपिक है भाई, सेल के अंदर जीन्स होती हैं और DNA होता है। तो सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम।
अब ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है ना, ये काम का नहीं होता। क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे एरियाज होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्रोमोसोम के अंदर इस जगह पे वो इन्फॉर्मेशन है जो डिसाइड करेगी कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा। सिमिलरली ये वाला एरिया डिसाइड करेगा कि आपके हेयर का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा। ये वाला एरिया डिसाइड करेगा कि आपकी हाइट क्या होगी। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है, ये एक पैकेट कहलाता है जीन। तो ये जीन्स हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जो पैकेट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, वो जीन्स कहलाते हैं। जिस तरह आप पढ़ेंगे आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर कि जो लाइट है, जो सनलाइट है, उसके अंदर एनर्जी होती है लेकिन कंटिन्यू नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है। तो वो पैकेट्स कहलाते हैं फोटॉन्स। बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम में जो इन्फॉर्मेशन है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर होती है, जिसे आप कहते हैं जीन्स। और ये क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है? बेसिकली क्रोमोसोम दो चीज़ों से बनता है, एक इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और इसके अंदर डीएनए होता है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो इस तरह के स्ट्रक्चर में होती है जिसे आप कहते हैं डीएनए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात यहाँ पर मेंशन की गई थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक इंसान जब बन जाता है या एक ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है तो उसके बाद बड़ा यूनिट होता है स्पीशी। ये कौन है? सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। एक स्पीशी के मेंबर एक जगह रहेंगे तो पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को मिला देंगे एक जगह की तो कम्युनिटी, कम्युनिटी को नॉन लिविंग के साथ मिला देंगे तो इकोसिस्टम, और सारे के सारे इकोसिस्टम को मिला देंगे तो ये कहलाता है बायोस्फीयर। यहाँ पर जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है।